रघुपति राघव राजा राम, प्यारे बापू तुझे प्रणाम। उत्तराखंड में मच रहा कोहराम, प्यारे बापू तुझे प्रणाम। लाठी चलती तेरे नाम, गोली चलती तेरे नाम, इज्जत लुटती खुले आम, प्यारे बापू तुझे प्रणाम। आज की तारीख में जब से राज्य बना, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उन लोगों का कोई स्थान इस राज्य में नहीं। ना करीब 3:30-4 बजे के आसपास तक की बात है कि ऐसा हो गया कि कैसे भगवान हमको सूरज दिखाए। हमने खूब लड़ाई लड़ी, गिरफ्तार हुए, तो वहाँ से मेरे मन में उत्तराखंड का एक सपना जागा कि यार इसको राज्य बनाए बगैर तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। पत्थर मार रहे थे पुलिस वालों के साथ लोग, तो हमारे शीशे फूटने शुरू हुए। वो पुलिस वालों और वहाँ के लोगों ने हमारे यहाँ की जो महिलाएं गई हैं उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। अब क्या दुर्व्यवहार किया है रात के टाइम में किसी ने कुछ पता नहीं। उस समय जो राज्य आंदोलनकारियों ने जो स्वप्न देखा था और जो आज का वर्तमान का परिदृश्य है, इस परिदृश्य में उस परिकल्पना को आप कहाँ पर देखते हैं? तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए थोड़ी राज्य बनाया गया था, तो भूगोल के नाते ये राज्य बना। तो भूगोल के नाते ही हमारी विधानसभा सीटों का परिसीमन होना चाहिए। तक आप पहाड़ में जीवन नहीं बचाएंगे और जीविका नहीं होगी, तब तक इस उत्तराखंड का भी कोई अर्थ नहीं है और हिमालय का भी और कोई अर्थ नहीं है। और खैर हुआ हम जंगल की ओर को भागे। फिर लोगों ने कहा भाई जंगल में जाओगे तो कहीं पे वहाँ पर ही गोली मार देंगे तो देखने वाला भी पहचानने वाला, उठाने वाला भी नहीं होगा, सड़क में ही चलो। और मैं आपसे कह सकता हूँ कि जितनी दूरी में आप बैठे हैं तो उतनी दूरी पर अब वो इतने जाने कौन था क्या था, उसको गोली की और वो मारा था। और हम आजकल की भीड़ में 500 रुपये देकर के जाने वाले लोग भी तो वो अपने लिए राज्य। उनको लेकर इस बात की बड़ी चर्चा है कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभा में माइक काट दिया था, जिसमें हमारा पूरा पहाड़ आज बिक गया है। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि यहाँ पर भू कानून लगाओ, अब कोई अर्थ नहीं है उसका। मैं यूपीडी की बात कर रहा हूँ कि इनके अपने वर्कर्स को खाना खिलाने के लिए पैसा नहीं है। नमस्कार, मैं संजीव पंत एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने अपने इस नए शो पहाड़नामा के साथ, कुछ नए लोगों, नए चेहरों के साथ। हमारे आज के मेहमान हैं हमारे बड़े भाई प्रोफेसर अतुल जोशी जी। आप कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में शिक्षा संकाय और कला संकाय के वाणिज्य संकाय के संकाय अध्यक्ष हैं। वाणिज्य माने कॉमर्स साइड में। और आप वैसे तो अपने आप में कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप अपने आप में खुद परिचय हैं क्योंकि 2013 में आपको मिला हुआ है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना का पुरस्कार, जो कि अभी तक का उत्तराखंड का एकमात्र पुरस्कार है जिसे हमारे माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। उसके बाद आपको 2023 में पुस्तक लेखन के लिए पुरस्कार मिला है, जिसका विषय था भारतीय हिमालयी जीवन और जीविका। और हमारा आज का विषय लगभग इन्हीं चीज़ों से मिला जुला है जी। आप आध्यात्म से भी जुड़े हैं, तो आध्यात्मिक पक्ष में भी आपसे बात करेंगे, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी आपसे बात करेंगे कि उत्तराखंड राज्य जो 25 वर्षों में जिस प्रारूप में पहुंचा है, क्या वो अपने आप में ठीक है या आगे प्रारूप क्या होना चाहिए। आपने राज्य आंदोलन को बहुत नज़दीक से देखा है, हम उससे भी बात करेंगे। और अगर बीच में कुछ विवादित मुद्दे आ जाएं जिन पर आप जवाब ना देना चाहें तो आप उसके लिए भी स्वतंत्र हैं। जैसे हम बीच में एक जगह वार्ता कर रहे थे, शेखर पाठक जी का जिक्र आ गया था। मैं शुरू में कह देता हूँ कि मैंने एक प्रश्न किया कि उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में कहा था कि 15वीं शताब्दी में मुसलमान उत्तराखंड में आ चुके थे। तो ऐसा अगर कोई प्रश्न आए और आप क्योंकि उसी पेशे से हैं, अगर आप प्रश्न का उत्तर न भी देना चाहें तो उसके लिए भी हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। तो आज आप थोड़ा सा अपने बारे में से शुरू करेंगे।
धन्यवाद पंत जी। आपने मेरे परिचय में मुझे आध्यात्मिक और उत्तराखंड ये दोनों ही विषयों में जोड़ करके मेरा परिचय भी दिया, और एक शिक्षाविद होने के नाते, शिक्षा से जुड़े रहने के नाते मेरे कुछ अपनी सोच भी है। मैं इस पक्ष को अध्यात्म और उत्तराखंड को एक साथ रखना चाहता हूँ। मेरे इसके बारे में एक दूसरी अपनी परिकल्पना है। उत्तराखंड को हमने देवभूमि के रूप से पूरे देश और दुनिया में हम जाने पहचाने जाते हैं, और जब हम देवभूमि की बात करते हैं तो यही ख्याल आता है कि देवताओं की भूमि। बिल्कुल। और जब देवताओं की भूमि का मतलब होता है तो यहाँ देवता रहते होंगे और ये सब बातें, तो मेरा इसके बारे में एक अलग कंसेप्ट है जी। मैं कहना चाहता हूँ कि देवभूमि की जब हम बात करें, जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं इस बात का संधि विच्छेद करेंगे, देवता से देवभूमि, और देवता का मतलब जो देता है वो देवता है जी। तो चूंकि ये उत्तराखंड की भूमि इस भारत को, इस दुनिया को शुद्ध प्राणवायु के स्रोत के रूप में है, यहाँ से प्रवाहित होने वाली जो शुद्ध प्राणवायु है देश के पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के संवर्धन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती है। शुद्ध प्राणवायु देती है, ऑक्सीजन देती है, तो हम देने वाले हैं, इसलिए देवभूमि। हम उस भूमि के लोग हैं जहाँ से गंगा, यमुना और उसकी तमाम स्पर्श गंगाएं इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों की प्यास बुझाती है। बिल्कुल। और प्यास बुझाने के नाते हम उनको पानी जब हम दे रहे हैं, जो कि ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, शुद्ध प्राणवायु के बाद दूसरी चीज़ पानी है, तो वो उसके स्रोत हम हैं। और तीसरी बात ये है कि इन नदियों के माध्यम से जो पूरे भारत की संस्कृति बस्ती है, जिसको गंगा यमुना संस्कृति कहते हैं, वो अपने आप ऐसे नहीं बनी। वो इस हिमालय की मिट्टी को ले आकर के बनी हुई वो भूमि है जहाँ पर करोड़ों लोगों की पेट की भूख मिटती है, आजीविका का। तो हमने आपको अन्न दिया, बिल्कुल, हमने आपको पानी दिया, हमने आपको शुद्ध प्राणवायु दी, इसलिए हम देवता हैं, इसलिए हम देव। इतना ही नहीं है, पूरे भारत का जो पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी तंत्र है उसको ये हिमालय हम लोग संयमित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जो हमको अलग अलग जो मौसम की अलग विसंगतियाँ होती हैं, जो हवाएं दूसरे साइड से आती हैं, उनको रोकता है ये हिमालय। तो और इसके भी ज़्यादा और आ गया कि ऐतिहासिक रूप से हमारे यहाँ के युवाओं ने, नौजवानों ने इस देश को सामरिक सुरक्षा भी प्रदान की है। तो हमने प्राकृतिक सुरक्षा भी दी, सामरिक सुरक्षा भी दी, हमने शुद्ध प्राणवायु भी दी, हमने शुद्ध पेयजल भी दिया, हमने आजीविका, पेट की भूख भी नहीं मिटाई। तो इसलिए हम देवभूमि के लोग हैं। और इसी महात्म्य के कारण शंकराचार्य जी यहाँ आकर के हमारे एक धाम श्री बद्रीनाथ धाम की स्थापना करते हैं। बिल्कुल। इसीलिए यहाँ पर आदिकाल से आज तक, चाहे आप ये किसी भी तरीके से उसको विश्लेषित कीजिए, पांडवों की स्वर्गारोहण की ये भूमि बनी, वो भी आए जी। विवेकानंद जी आए, जिन्होंने यहाँ पर वो ज्ञान की प्राप्ति करी, जिस ज्ञान को प्राप्त करके शून्य से ब्रह्मांड तक का जो ज्ञान है उसको शिकागो में जा कर के वो भाषण करते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए यहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इस महात्मा को देख करके आए, जिन्होंने कि उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के रामगढ़ में आकर के उस कालजयी ग्रंथ गीतांजलि की रचना उन्होंने यहाँ रामगढ़ में आकर के की। तो ये है मेरे लिए, ये हम देने वाले हैं, इसलिए हम देवभूमि हैं, यही हमारा अध्यात्म है। इसको आप कैसे भी लीजिए। अब आप मैं आपको, क्योंकि राजनीतिक परिचर्चा से पूर्व थोड़ा सा, क्योंकि आपने जिक्र छेड़ा है रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद जी का जी, तो थोड़ा सा आप इसमें आएंगे कि विवेकानंद जी कहाँ पर आए कुमाऊं में, उत्तराखंड में, और उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी आए, तो हमने उन जगहों को
संरक्षित किया, जी, जी। तो उनके बारे में हम क्या कर रहे अच्छा हैं? कि आपने इस सवाल को मतलब सवाल किया। पहले मैं विवेकानंद जी की बात करूंगा जी कि विवेकानंद जी यहाँ पूरा एक वो नैनीताल या कुमाऊं ही नहीं आए, उनका पूरा एक उत्तराखंड पर्यटन पथ हमने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है जो अच्छा। दूरदर्शन से भी, और आपको जान के अच्छा लगेगा कि मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय में 2020 में विवेकानंद पीठ की स्थापना की गई, जिसका मैं आजीवन मेंबर सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। तो हमने गढ़वाल विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय दोनों के संयुक्त प्रयास से उत्तराखंड में स्वामी विवेकानंद जी के पर्यटन पथ करके, पद चिन्ह करके एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। ये उनका था, और जिसमें कांकड़ी घाट, उसके बाद वो अल्मोड़ा से पहले वाली जो जगह है कोसी, नहीं, जहाँ पर आकर के वो मूर्छित हो गए थे और उसके बाद उनको किसी ने पानी पिलाया, और उसके बाद फिर वो अपने उन्होंने आत्मकथा में भी इस बात को उनको उल्लेख है। फिर अल्मोड़ा में तो खैर उनका एक आश्रम ही है। उसके बाद फिर वो कर्णप्रयाग के रास्ते देहरादून और ऋषिकेश में जा कर के, तो हमने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। ये तो स्वामी जी की बात हो गई। विवेकानंद जी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर 2003 में संयोगवश भी कह सकते हैं और कारणवश भी कह सकते हैं, उनकी बेटी रेणुका थी और उनको टीबी की बीमारी थी। 2003 1903 सॉरी 1903 में वो यहाँ आए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि भवाली या गेठिया सेंटोरियम की स्थापना का कारण ये है कि यहाँ पर जो जलवायु और जो पाइन जो जंगल है वो टीबी मरीजों के लिए लाभदायक, तो शायद हो सकता है इनको ये ज्ञान भी उनको रहा हो। उनके एक मित्र थे जो स्वीडन के नागरिक थे, उनका बंगला था, वो रहते थे वहाँ डेनियल रामगढ़ में। यस, तो वहाँ आकर के वो अपनी बेटी के साथ आए। अच्छा। और जब वो वहाँ आए तो फिर कुछ समय तक उसके स्वास्थ्य लाभ के भी उन्होंने किया। उनके परिवार में पहले बेटी की भी डेथ हो गई, बाद में उनकी पत्नी की भी डेथ हो गई, उनके भाई की भी डेथ हो गई। ये बड़ी संगत है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस कालखंड में वो वहाँ पर 2003 में पहली बार आए, तो शिशु करके एक कविता है, आप उसको आज भी पढ़ेंगे तो उसमें वो उस जगह की जो प्राकृतिक छटा है उसका उल्लेख साफ साफ मिलता है। क्योंकि गीतांजलि कोई एक काव्य है नहीं, वो अलग अलग कविताओं का संग्रह है, जिसके लिए उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो वहाँ आकर के उन्होंने उसका लेखन किया। डेनियल साहब के घर के सामने आज भी आप जाएंगे तो जिसको शीश महल के नाम से आते हैं, हम हर साल वहाँ से 2016 से उनका जन्मोत्सव 7 मई को मनाते हैं। तो वहाँ पर एक गिंगो बाइलोबा एक पेड़ है जिसका आध्यात्मिक और महत्व जो बौद्ध धर्म को मानने वाले देश, चीन, कोरिया, श्रीलंका, जापान, इन सारे देशों में वही है जो हमारे यहाँ पीपल और बड़ के पेड़ों का है। और उसकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आज भी उसकी पत्तियों से गिंगो टैबलेट करके कुछ बनती हैं, जो कि बड़ी उसकी डिमांड है, शक्तिवर्धक है। अच्छा, शक्तिवर्धक। हाँ, तो वो पेड़ उन्होंने, हम मानते हैं कि हमने जब उसका बॉटनी से जुड़े हुए वनस्पति विज्ञानियों से उनका आयु, उस पेड़ की आयु को नापने की कोशिश की। निशंक जी भी वहाँ आए थे, वो भी ले गए थे FRI में, तो उसकी उम्र भी उतनी ही है। निशंक जी माने पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री, वो भी वहाँ, उनका भी बड़ा लगाव रहा है। क्योंकि वहाँ 2 चीज़ें थी रामगढ़ में, एक तो अपने महादेवी वर्मा का सृजन पीठ भी है और साथ में तो एक साहित्य का एक गढ़ है वो, इसलिए वो भी उनकी पत्तियों को ले गए थे। तो उस पेड़ की उम्र उतनी ही मानी जा रही थी जितनी समय पूर्व गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर वहाँ आए थे। तो ये माना जा सकता है कि उन्होंने, तो ये मेरा कहने का मतलब है कि केवल गुरुदेव रविन्द्रनाथ, तो उस लड़ाई को उस बात को हमने आगे बढ़ाया। और आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि हमने एक शांति निकेतन ट्रस्ट फॉर हिमालय की भी गठन किया।
अच्छा। जिसमें बंगाल के बीबी दत्ता जो एक्स राज्यसभा के सदस्य के साथ साथ वहाँ के कुलपति, उसके अलावा हमारे 20 लोगों का एक उसमें सदस्य लोग हैं, उन्होंने शांति निकेतन ट्रस्ट फॉर हिमालय की हम लोगों ने स्थापना की। और इस बात को जब बढ़ाया तो जान के बड़ी खुशी होगी कि विश्व भारती जो ऑथेंटिक है गुरुदेव के बारे में कुछ भी कहने और सुनने के लिए, उसने इस बात को पुष्टि किया कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने रामगढ़ में आकर गीतांजलि लिखी, और इस कारण रामगढ़ में विश्व भारती, जिसके कुलाधिपति भारत के प्रधानमंत्री, केवल एक विश्वविद्यालय है और सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन यही एक विश्वविद्यालय है जिसके कार्य परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। माननीय मोदी जी ने इस बात पर मुहर लगाई कि यहाँ पर आपके विश्व भारती विश्वविद्यालय का सैटेलाइट कैंपस खोला जाएगा, और इसके लिए उत्तराखंड की वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री जी ने ही अपने प्रयासों से उन्होंने 45 एकड़ लगभग ज़मीन विश्व भारती को ट्रांसफ़र कर दी, और उस भूमि का वर्तमान सरकार, यस, धामी सरकार, यस, और उस भूमि का भूमि पूजन भी जो है माननीय धामी जी ने ही किया। और अभी मामला केंद्र सरकार पर है कि 150 करोड़ की डीपीआर पहले बनाई गई थी, बाद को उसको संशोधित करके 70 करोड़ का किया गया था, लेकिन अभी तक पैसा रिलीज, मतलब हमें उम्मीद कर सकते हैं कि अतिशीघ्र एक विश्व भारती का विश्वविद्यालय कैंपस रामगढ़ में। हम बहुत पहले ही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन थोड़ी विलम्ब हुआ है, लेकिन जीत तो एक ही दिन होती है, कोई भी बात की, लड़ाइयाँ लंबी चलती हैं, इसलिए इस बात को मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा। बिल्कुल, थैंक यू। अब हम आते हैं उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना की ओर। जैसा कि हमारा विषय है पहाड़नामा, क्योंकि आप अपने जन्म स्थान से अगर शुरू करें कि आप पहाड़ कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ से है, या आप इस पद तक पहुँचे, तो आप उत्तराखंड आंदोलन के दौरान आप किस उसमें थे? सर, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि मेरा जन्म नैनीताल का है। मेरी प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक जो भी मैंने शिक्षा ग्रहण की है वो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से की। किस सन में? मैंने 1982 में एमकॉम किया, 86 में मैंने पीएचडी कर ली, साथ में एमए भी किया है प्राइवेटली, बट ये मेरी एजुकेशन हुई। उसके बाद से मैं अंशकालिक शिक्षकों की व्यवस्था 1986 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, उस व्यवस्था में रहा। मैंने शिक्षण कार्य किया, पहले रामनगर, फिर उसके बाद कुछ दिन गोपेश्वर, फिर 13 साल तक मैं कर्णप्रयाग रहा। उसके बाद चूँकि परमानेंट व्यवस्था थी नहीं, तो मेरे लिए, मैं इसको अपने लिए एक अवसर मानता हूँ। मैंने उस व्यवस्था के अंशकालिक व्यवस्था जो कि दिहाड़ी शिक्षकों की व्यवस्था ही जैसी थी, मैंने लड़ाई को अपना, उस आंदोलन को अपना रास्ता बनाया, और उत्तर प्रदेश के लेवल पर मैं अंशकालिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हुए उसका संयोजक था, शिक्षक संघ, अंशकालिक शिक्षक संघर्ष समिति का। और 3 साल तक हमने लखनऊ में दारुल सभा के सामने धरना दिया, और कई बार गिरफ्तार हुए, और 15 दिन की सेंट्रल जेल जो है लखनऊ की भी काटी। अच्छा, मतलब वर्ष 1986, 89, 87 से 90 तक के दौर में, तो वहाँ 3 साल तक हमने ये आंदोलन चलाया। तो शिक्षकों में चूँकि वो प्राथमिक शिक्षक नहीं, सेकेंडरी एजुकेशन और हाई एजुकेशन का संयुक्त आंदोलन था, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे मन में इस उत्तराखंड के कष्ट के बारे में जो पहला भाव आया वो उसी आंदोलन की देन थी, क्योंकि उसमें हर पूरे उत्तराखंड के सेकेंडरी एजुकेशन के राजकीय शिक्षक थे और हाई एजुकेशन के जितने डिग्री कॉलेजेस थे, क्योंकि शिक्षकों की कमी थी, तो सारे शिक्षकों से, वो अंशकालिक शिक्षकों से उस समय की शिक्षा व्यवस्था चल रही थी। तो हमको ये भाव पैदा हुआ कि ये हमारे साथ, क्योंकि राजकीय महाविद्यालय हों या इंटर कॉलेज हों, उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में जितनी नहीं होती थी उससे ज़्यादा हमारे एक जनपद में होती थी। बिल्कुल। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था तो राजकीय महाविद्यालय और विद्यालयों पर आधारित थी, तब भी थी और आज भी है। आज भी है।
क्योंकि यहाँ प्राइवेट सेक्टर का कोई आदमी आकर के धारचूला में डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज नहीं चलाएगा। यहाँ अगर चल भी रहे हैं तो वो मैदानी क्षेत्रों में चल रहे हैं जहाँ चल सकते हैं। लेकिन पहाड़ों की व्यवस्था तो तब भी प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हायर एजुकेशन हो, तब पूरी तरीके से ही तब तो उसी पर केंद्रित थी। तो हमारे मन में भाव आया कि हमारे साथ ये सब तो ऐसा व्यवहार क्यों। तो हमने खूब लड़ाई लड़ी, गिरफ्तार हुए, डिग्री वापस करने का जैसा भी आंदोलन किया गवर्नर को, ये सब चीज़ें होती रही। रोज़ ही बंद हो जाते थे उन दिनों हम। तो वहाँ से मेरे मन में उत्तराखंड का एक सपना जागा कि यार इसको राज्य बनाए बगैर तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा नहीं। क्योंकि लखनऊ में या दिल्ली में यानी कि मैदानों में बैठ कर के आप उत्तराखंड के दूर दराज के क्षेत्रों के विकास का सपना नहीं देख सकते। क्योंकि ये भी बात उन दिनों मजाक में भी हो सकती थी, सही भी, कि कोई IAS उसको उत्तरकाशी जनपद को नॉर्थ काशी कहता था। क्योंकि ये बातें उन्हीं दिनों की देन है। तो ये जो है वो उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि उत्तरकाशी का मतलब नॉर्थ काशी। तो ये ऐसी बातें जो है मतलब उन दिनों होती थी। तो हमने इस बात को आगे भी बढ़ाया और इसमें लड़ाई भी लड़ी। और आपको अच्छा लगेगा कि उस अंशकालिक शिक्षक के आंदोलन में करीब 3000 हमारे सेकेंडरी टीचर्स, लगभग 89 में ही अध्यापक। हाँ, वही दौर था। हम जब मुझे याद है कि 92 में महाविद्यालय में आए थे तो उसी समय 89 से 92-93 के बीच में ही शिक्षक लगभग वही भर्ती हुई है मेरी। उसके बाद फिर नहीं हुई, उसके बाद फिर भर्ती नहीं हुई है। तो और आंदोलन भी नहीं हुए। तो वो लोग आज, हम तो 65 ईयर्स रिटायरमेंट एज होने के नाते रिटायर नहीं हुए हैं, लेकिन उस दौर के मेरे सब सहयोगी चाहे इंटरमीडिएट के हों, वो प्रिंसिपल और बड़े बड़े पदों तक प्रमोशन होकर के रिटायर हो गए। तो ये मैं एक संक्षेप रूप से ये तो आपका अध्यापक ही। उसके उत्तराखंड आंदोलन के समय में आप कहाँ? तो मैंने आपको बताया कि मैं उस समय कर्णप्रयाग में था। तो 94 के समय की बात है, क्योंकि मैं तो अंशकाली की था। 96 में हम पक्के हुए पहली बार। वो भी पहले हाई कोर्ट से जीते, फिर एडहॉक भी हुए, फिर बाद में कमीशन से भी आगे। तो मैंने सभी तरीके की नौकरी में अंशकाली, एडहॉक, कमीशन, ये गवर्नमेंट में रहते हुए मैं आ गया था। तो उस समय चूँकि पक्के नहीं थे तो मैं लड़ सकता था। तो हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मजबूती के साथ उसको लड़ा और मैं राज्य उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति कर्णप्रयाग का अध्यक्ष था। तो मतलब आपकी कर्णप्रयाग से भागीदारी रही उत्तराखंड राज्य आंदोलन में। हाँ, और मुख्य रूप से इस बात को भी मेरे को याद आता है वो दौर जब 2 अक्टूबर में मुजफ्फरनगर कांड हुआ था। तो मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह और भोगी हूँ। तो ऐसी बातें आज तक कभी कहने को मिली नहीं है, लेकिन आपके साथ आज इस बात को चर्चा कर रहा हूँ कि हम लोग 1 अक्टूबर के दिन सुबह 9 बजे कर्णप्रयाग से चले थे। 5 गाड़ियाँ हमने की थी और 70 गाड़ियाँ कर्णप्रयाग से हमने बुक कराई थी हर गांव के लिए जी। 5 तो केवल कर्णप्रयाग शहर की थी। तो मतलब ये कह दिया गया था, हम तो दूसरे तरीके के मिजाज के आदमी भी रहे उन दिनों, कि हमने कहा कि हरिद्वार होते हुए आगे बढ़े। तो पहली जगह शायद, अब मैं थोड़ा सीक्वेंस में गलती कर सकता हूँ लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, तो नारसन जगह पड़ी जहाँ पर ब्लॉकेज था, जहाँ पर रास्ता पहली बार रोका गया था पुलिस वालों की ओर से, पूरी ब्लॉकेटिंग की गई थी। तो बहुत जोश था उस समय तक। तो ये था कि आज लेने जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर ये माहौल था। तो वो एक पहली चौकी, जो पहला जो चौकी कहते हैं, वो जीती हमने, मतलब है ना। पथराव होने शुरू हो गए थे दोनों साइड से। अच्छा। मतलब हम तो गाड़ियों में थे, तो वो पत्थर मार रहे थे पुलिस वालों के साथ लोग भी। तो हमारे शीशे फूटने शुरू हो गए थे। लेकिन जब शीशे फोड़ रहे हैं तो जिन पत्थरों को वो फेंक रहे तो हम भी उन्हीं के ऊपर फेंक रहे, तो अल्टीमेटली वो चौकी जीती गई। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से दूसरा है मंगलौर, याद आ, तो वहाँ पर और ज़्यादा व्यवस्था थी, तो वो रोकने की। तो फिर वहाँ पे भी हुआ और फिर वो भी हमने तोड़ ताड़ के आगे बढ़ गए। तीसरे रुड़की में, मतलब तीसरा हुआ, तीसरे में और बड़ी थी, लेकिन
पिछला जोश, पिछले जीतने का भी जोश, तो फिर उसको भी हमने जीत लिया। अब साहब रुड़की से जब आगे बढ़े तो फिर थोड़ी देर बाद, उसके बाद मुजफ्फरनगर ही आना था, तो थोड़ी देर बाद लाइन लगने लग गई गाड़ियों की। ये करीब 11-12 बजे के आसपास का समय होगा, क्योंकि जीतते हुए भी जाना था तो रुक भी रही थी जगह। तो 12 बजे के आसपास 11, साढ़े 11 के आस टाइम होगा, हमारी कानवाई लग गई, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। अब अंधेरी रात, बाहर निकल के आगे तक जाओ तो बहुत बड़ी कानवाई, 2 किलोमीटर आगे तक जाना है, तब पता चलेगा क्यों रुकी। तो कुछ लोग गए भी, तो ऐसे बैठे भी रहे, और बीच बीच में पत्थर भी पड़ रहे थे साथ में, क्योंकि वो पुलिस वाले, चाहे वो पुलिस वाले थे या गांव वाले थे, हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन थे जो कि ऐसा कर रहे थे। हमारी गाड़ियों के अधिकांश शीशे फूट चुके थे। तो थोड़ी देर बाद करीब 1 बजे के आसपास आगे से समाचार वाले लोग ही जो जा रहे थे कि यार वहाँ तो महिलाओं के साथ, तो महिलाओं की गाड़ियाँ जो हैं मतलब आगे थी, मतलब जिसमें महिलाएं भी थी, हम किसी में महिलाएं भी थी जो गोपेश्वर के और की साइड से जो गाड़ियाँ आई थी उनमें। तो बदतमीजियाँ हुई हैं, अब उस शब्द को मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो ये शुरू होने लग गया था, बाहर नहीं निकलना है भाई, आप लोग बैठे रहो गाड़ी के अंदर ही। ये महिलाओं को इंस्ट्रक्शन मिला? नहीं, हमको। अच्छा, आगे ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा, वो पुलिस वालों और वहाँ के लोगों ने हमारे यहाँ की जो महिलाएं गई हैं उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। अब क्या दुर्व्यवहार किया है, रात के टाइम में किसी ने कुछ पता नहीं है। तो साहब हमारी रात काटना करीब 3:30-4 बजे के आसपास तक की बात है कि ऐसा हो गया कि कैसे भगवान हमको सुबह दिखा दे। तब हमें करीब 3:45 बजे के आसपास एक कानवाई हमारे पैरेलल ही और आती हुई दिखाई दी, जो देहरादून के चले हुए लोग थे, जो 12 बजे देहरादून से चले थे। अच्छा भाई, हम तो सुबह, पहले दिन सुबह ही चले हैं, वो रात के 12 बजे चले हैं, उनको तो सुबह ही पहुंचना है। दिल्ली तो 5-6 घंटे में पहुंच ही जाते हैं, तो 12 बजे चल के सुबह 6 बजे पहुंचते। तो वो आए और वो तो बड़े आक्रामक थे। जब वो आए तो हम लोगों में भी सांस आया, नया जोश आया कि अब देखते हैं, मतलब कि आगे बढ़ने का क्रम शुरू हुआ। तो सुबह के 5-5:30 बजे, अक्टूबर का महीना, थोड़े धीरे धीरे उजाला जैसा होने लगता है। तो हम वहाँ पर, जहाँ पर पुलिस का पूरा बैरिकेडिंग था, उस जगह पर हम गए। तो यहाँ से करीब आधा किलोमीटर तक बीच में गैप था, जिसमें उधर पुलिस थी, इधर हमारा। तो वो देहरादून के जो साथी थे, उनके भरोसे हम भी पैदल हो गए और चल दिए आगे को। पैदल चल रहे हैं फिर हम। और 2 अक्टूबर का दिन था। अब मैं आपको उस भाव को मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ जो मुझे हुआ। तो हम, वो लोग इधर भी डंडे थे हाथ में। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, जो देहरादून से आए थे, हम लोग तो खाली थे। और उन्होंने रास्ते भर जिसने भी उनको रोका, तो उन्होंने और मजबूती से उनका मुकाबला किया था। तो उधर ऐसे पुलिस वालों के, हजारों की संख्या में पुलिस वालों के डंडे लटक रहे थे। तो इधर हमारे पास भी कुछ थे जो कि देहरादून के लोग हैं। हमने कहा अब तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, तो उनको बैठाना पड़ेगा, आगे बढ़ने में तो मौत ही है। उस समय तक ये समाचार आ गया था कि महिलाओं के साथ पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया है। मैं आपको उस बात को वैसे ही कहूँगा जैसे, तो हम आगे बढ़ करके हमने बैठाना शुरू किया। आप कहेंगे इतने बड़े हुजूम को तुम बैठा रहे थे, अजीब सा लगता है, लेकिन फ्रंट में थे। मैंने एक गाना गाया सर। कौन सा? 2 अक्टूबर का दिन था। मैंने कहा, रघुपति राघव राजा राम, प्यारे बापू तुझे प्रणाम। उत्तराखंड में मच रहा कोहराम, प्यारे बापू तुझे प्रणाम। लाठी चलती तेरे नाम, गोली चलती तेरे नाम, इज्जत लुटती खुले आम, प्यारे बापू तुझे प्रणाम। इस कोरस को मैं लीड कर रहा था
और वो पीछे से लोग गा रहे थे। मैं सोच रहा था कि इसको ऐसा गा करके ये लोग बैठ जाएंगे प्यारे बापू के नाम। वो उनका गुस्सा और बढ़ गया, और जब मेरी ये सांस टूटी है तो इधर से लोग भाग के उधर को और उधर से फिर वो, और उसी समय जो है वहाँ से गोली चलने की घटना वहाँ पर शुरू होती है। हम क्या हुआ कि गोली चलने की फायर हुआ, हम जंगल की ओर को भागे। फिर लोगों ने कहा भाई जंगल में जाओगे तो कहीं पे वहाँ पर ही गोली मार देंगे तो देखने वाला भी पहचानने वाला, उठाने वाला भी नहीं होगा, सड़क में ही चलो। सड़क में चलो तो वो जो गाड़ियाँ थी वो उन्होंने अपनी ही सड़क ही में मोड़नी शुरू कर दी, तो दो गाड़ियाँ टकरा गई आपस में। दो तीन गाड़ियाँ मोड़ने में, तीन बैग हो रहे थे ना, भाग रहे थे पीछे, वो लौटना था तो वो होगी। तो इसी समय मैं भी एक बस में चढ़ा। मेरे साथ एक शशि डिमरी जी थे, मेरे साथ मधु नवनी जी थे कर्णप्रयाग के, हम जो वहाँ के लीडर उसमें आते थे। अल्टीमेटली वो गाड़ियाँ टक्कर हो गई तो हमको वहीं पर फंसना पड़ा। और मैं आपसे कह सकता हूँ कि जितनी दूरी में आप बैठे हैं तो उतनी दूरी पर अब वो न जाने कौन था क्या था, उसको गोली लगी और वो मरा था और हम बचे। तो ये दौर हमने देखा। उसके बाद 8 बजे 9 बजे पहली बार मैंने एक नेता को देखा, वो था शायद नव प्रभात थे, जो देहरादून से इस घटना के बाद फिर वहाँ आए होंगे। अदरवाइज़ तो वो भीड़ तो कोई आंदोलन के नेताओं की भीड़ नहीं थी। नेता तो सब दिल्ली पहुंच चुके थे। बिल्कुल, वो तो मंच पर किसका मंच होगा, क्या करेंगे, वो लड़ाई हो रही थी। और यहाँ लोगों के तो उत्तराखंड के निहत्थे सिपाही थे, हाँ, जो पुलिस से जंग जीतने चले थे। जो ईमानदारी से, क्योंकि वो सब पढ़े लिखे टीचर्स, कर्मचारी, घर के बच्चे लोग, वो आजकल की भीड़ में 500 रुपये दे करके जाने वाले लोग नहीं थे, वो अपने लिए राज्य लेने जा रहे थे। तो ये वो दौर था। तो ये मैं आज पहली बार किसी से इस बात को साझा। अच्छा, आप अपने साथ के कुछ आंदोलनकारियों का नाम लेना चाहेंगे जो आपके साथ उस समय आपके याददाश्त में भी हों? क्योंकि लंबा, वैसे मैं 35 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं तो मैंने 2-3 नाम आपको लिए, शशिधर डिमरी, विनोद, वहाँ के, क्योंकि वहीं की बात कर रहा हूँ। विनोद, ये भुवन नौटियाल जी थे, आज वहीं कर्णप्रयाग के हैं, मधु नवनी। ये नाम इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि आज जब लोग कुमाऊं और गढ़वाल की बात करते हैं तो ये चीज़ है कि भाई कुमाऊं और गढ़वाल ने किस तरीके से, मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर मधु नवनी मिलिट्री साइंस से MS PhD की थी उन्होंने, अभी बिजनेस चलता है। ललित नैनवाल, शशिधर डिमरी स्वर्गीय हो गए हैं। इसके अलावा मैखुरी जी, शशि मैखुरी जी थे। उसके अलावा शशि मैखुरी ये इंद्रेश उनके रिलेशन में, वो दूसरे। उसके अलावा जो है हमारे जयप्रकाश चमोला जी, JP चमोला, वो भी, उनका भी स्वर्गवास हो गया। ये समझिए हमारे वो याद नहीं आ रहा है नाम, पत्रकार हुए रुद्रप्रयाग के, याद नाम निकल रहे, तो प्रकाश शैली होते थे अपने, बल्कि उस समय तो रद्दू भट्ट, उनका भी देहांत हो गया। ये सारे नाम आप जो कर्णप्रयाग के लोग जानते हैं, बिल्कुल वो सारे लोग इस बात को रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि मैं तो हाँ, अब आप काफ़ी लंबे। अच्छा, आप कुमाऊं विश्वविद्यालय में कब से हैं? मैं उसके बाद फिर मैं 2007 से कुमाऊं। 2007 जी, मेरा पहले एज प्रोफेसर कर्णप्रयाग अल्मोड़ा में अपॉइंटमेंट हुआ, अल्मोड़ा कैंपस। हाँ, फिर उसके बाद 2011 में मैं नैनीताल आ गया। फिर आप इसमें, अब मैं नैनीताल ट्रांसफ़र हो गया कि तो अब क्योंकि आप उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहे और राज्य आंदोलन बहुत नज़दीक से जुड़े रहे हैं पूरी, और हमें भी सौभाग्य रहा है कि हम भी कहीं थोड़ा बहुत उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सहयोग सक्रिय रहे हैं, क्योंकि हमारा छात्र जीवन था। हम उस समय जो है कि कॉलेज से लगभग निकले थे जी। तो मैं ये कि उस समय जो राज्य आंदोलनकारियों ने जो स्वप्न देखा था, जो एक परिकल्पना थी उत्तराखंड राज्य की, और जो आज का वर्तमान का परिदृश्य है, इस परिदृश्य में उस परिकल्पना को आप कहाँ पर देखते हैं? मतलब आपका मतलब इस बात से है कि राज्य आंदोलन के वास्तव में हमने क्या पाया, इसे कह सकते हैं? मूल जो प्रवर्तक कारण थे उनको हम कहाँ तक संबोधित कर पाए हैं? बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि जिन वजह से राज्य की लड़ाई लड़ी गई और जो कारण थे उनको हम इन 25 सालों में किस प्रकार कहाँ तक संबोधित कर पाए हैं, कहाँ तक
पर आगे बढ़ पाए हैं, ये चाहे। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा मेरी, अब आप जब जहाँ भी आपका ये हमारा इंटरव्यू जिस भी लेवल पर जाएगा, लेकिन हमने कभी डर लगा नहीं सही बात को कहने में, और आज भी हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल, इसीलिए मैं नेताओं के पास जाके आप जैसे लोगों के पास आ रहा हूँ। तो हम तो वही कहेंगे जो सही है। हाँ, बिल्कुल। जो हमें सही लगता है, हो सकता है वो गलत हो। एक तो ये बात समझिए कि इसको दो तरीके से आपको देखना पड़ेगा, और ये विडंबना ही कही जाएगी कि जिन कारणों से उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और जो उसके मूल प्रवर्तक कारण थे, जिसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हो करके इंद्रमणि बडोनी जी, हमारे डॉक्टर डी पंत जी, विपिन त्रिपाठी जी, काशी सिंगेरी जी, इन लोगों ने इस बात का सपना देखा था और उसको सड़क पे लाए थे कि राज्य बने बगैर हमारी जो समग्र विकास और संतुलित विकास का सपना साकार नहीं हो सकता। वो बात को मैं जब कह रहा हूँ तो ये 80 के दशक की बात विशेष रूप से। उस दौर में जब बात होती थी तो कांग्रेस सत्ता में थी, और उस समय की बात, लड़ाई जो है राज्य की आंदोलन की कांग्रेस के खिलाफ होती थी। बिल्कुल। और जो आज की वर्तमान राज्य की सरकार भी है भाजपा की पार्टी की, उस समय वो अपने शैशवावस्था में होती थी और वो भी अपने काम को बढ़ा रही थी, वो अपने प्रारूप को बनाने के और सोच को अपने हिसाब से देख रही थी। मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ जी, फिर आपको आगे बताऊंगा कि जिन्होंने बनाया, यानी कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमारी इसको, चाहे देवगौड़ा जी ने उसको पहले घोषित कर दिया था, लेकिन श्रेय जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन इस बात को आप तो जानते ही होंगे, बहुत लोग भी जानते हैं कि उन्होंने देहरादून में राज्य का विरोध किया था। बिल्कुल। अभी जो कुकरेती जी अध्यक्ष बने हैं उनको लेकर बड़ी चर्चा है, उत्तराखंड क्रांति दल के नए अध्यक्ष बने हैं, उनको लेकर इस बात की बड़ी चर्चा है कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभा में माइक काट दिया था। अब वो अलग बात है, वो जो भी होगा, इसी घोषणा के उसमें तो उन्होंने ये देहरादून में इस बात को सार्वजनिक मंच में कहा था कि नहीं बनना चाहिए। और जो इस प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा था मेरी लाश पर उत्तराखंड दत्तीवाले जी ने वो आपने कह दिया। तो ये, और आज की तारीख में जब से राज्य बना है, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, उन लोगों का कोई स्थान इस राज्य में नहीं रह गया है। बिल्कुल। तो ये विडंबना मानूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 25 सालों में कुछ नहीं हुआ। इन 25 सालों में हमारे जो राजनीतिक पहुंच है, इकाइयों का स्तर छोटा हो गया, तो हम देखते हैं कि विधायक जो पहले दिखते भी नहीं थे, आजकल इस बात से चिंता करने लगे हैं कि यार वो फलाने ने मेरे को ढंग से नमस्ते नहीं की, या मेरी बात को या मुझे देखा नहीं, इग्नोर किया, या फिर मेरे को इग्नोर करना, चिंता करने की स्थितियाँ हो गई, जो अच्छी बात है। ये चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको इस बात का रखना पड़ रहा है 500 साल कि मेरे से कौन कौन लोग मेरे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, जो मेरे वोटर थे या जो मेरे समर्थक हो सकते हैं, उन तक मैं कैसे और अच्छे से पहुंचूं। तो ये तो किसी भी राजनीतिक, किसी भी देश, किसी क्षेत्र के लिए अच्छी बात है कि उसके जनप्रतिनिधि आपकी व्यक्तिगत चिंता में जी। लेकिन जो दूसरा जो महत्वपूर्ण बात, जिसकी जड़ पर वही बात जो मैंने सबसे शुरू में कही कि आपकी प्रतिबद्धता किसके प्रति। आपको मैं बहुत सरल शब्दों में बताऊं कि अगर क्षेत्रीय पार्टी हमारी होती जी, तो उस क्षेत्रीय पार्टी की प्रतिबद्धता इस पूरे उत्तराखंड राज्य की सीमाओं से बाहर नहीं होती जी, और राष्ट्रीय पार्टी की प्रतिबद्धता व्यापक रूप से देश की होगी
होती है, होनी भी चाहिए, जो कि जैसे हमारे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मामले में अगर मैं सरल शब्दों में आपको बताऊं, जहां 80 सीटें हैं विधान लोकसभा की और जहां 5 विधान लोकसभा की सीटें हैं, तो देश की सरकार किसके हित में ज़्यादा खड़ी होगी? बिल्कुल। वो 80 सीटों वाली, चाहे न्यायिक बात हमारे साथ पक्ष में हो तो, लेकिन पक्ष तराजू वही झुका ही रहेगा 100%। तो वो चीज़ चाहे वो कांग्रेस की बात हो, वो भी बहुत साफ तरीके से उन बिंदुओं पर नहीं बोलती और ना ही वो भाजपा बोलेगी, क्योंकि उनको 80 सीटों वाली लोकसभा के उत्तर प्रदेश का ख्याल होगा। और इसीलिए आज हमारे जितने जलाशय हैं, जितनी हमारी पुरानी परियोजनाएं हैं, चाहे वो टेरी डैम ही क्यों ना हो, हमारा कोई उसमें मालिकाना हमको नहीं मिला। ऐसा कहाँ होता है बताओ? हमारे यहाँ का भूगोल अव्यवस्थित हो रहा है, हमारे लोग अव्यवस्थित हो रहे हैं। प्रदेश हमारा, जिले में प्रशासन हमारा, नहर उत्तर प्रदेश। यस। तो ये इस चीज़ को सॉल्व करने में कितना, आप तो दूसरे देश का पानी रोकने की बात करते हो, तो और अपने एक राज्य को तुम उसकी अंदर की, भूगोल के अंदर की सीमाओं का अधिकार भी नहीं दे रहे हो, तो ये क्या बात हुई? बिल्कुल। तो ये सोच का अंतर है। ये मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सोच का फर्क है। तीसरी एक बहुत बड़ी बात है जो मैंने आपसे कहा भी, कि राज्य की स्थापना इसलिए नहीं हुई कि हम बहुत गरीब थे। उस समय भी हम उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड से बहुत बड़ा स्टैंडर्ड हमारा था। बिल्कुल। और उस समय भी देश के बहुत बड़े इलाके से यहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम और शैक्षिक स्तर बहुत ज़्यादा था। केवल विसंगति थी यहाँ का भूगोल, जिसके कारण हमारी विकास की जो योजनाएं थी वो नहीं हो सकती थी जो उत्तर प्रदेश पर लागू हो सकती थी जी। तो उस विसंगति को दूर करने के लिए हमने मांग की। तो वो विसंगति दूर कितनी हुई, क्या नहीं हुई, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, वो भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व से ही तय होती है। वो इसलिए कि आज आप देखिए कि इन 25 सालों में जिस समय पहली बार हमारे को 70 सीटें मिली, फिर परिसीमन हुआ तो हमारी सीटें कम हो गई विधानसभा की, मैदान और पहाड़। अगर पहाड़ नहीं होता तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए थोड़ी राज्य बनाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। राज्य तो दुर्गम क्षेत्र जो कि धारचूला से लेकर के मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी तक का जो इलाका ऊपर ही ऊपर का है, उसके विकास के लिए बनाया गया था। यहाँ की स्थिति तो तब भी अच्छी थी, अब भी अच्छी है। तो कन्वीनियंट रूट्स के हिसाब से स्थिति मैदानी क्षेत्र की अच्छी थी, तब भी थी, अब भी है। और उनकी जैसी थी और ख़राब हो गई है। वो इसलिए हो गई है कि हमारे तो मुख्यमंत्री भी मैदान आ गए, जो सारे जितने भी आप देख रहे हैं, मतलब मैं एक व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, तो जिन्होंने नेतृत्व करना था अपने मोरी ब्लॉक का, धारचूला के और मुंशियारी के और उधर जोशीमठ के और उधर, उनका एक मकान देहरादून या हल्द्वानी हो गया, तो वो तो नीचे आ गए। तो वहाँ की बात कौन करेगा? बिल्कुल। तो अब देखिए आने वाला जो परिसीमन होने जा रहा है जी, उस परिसीमन में 45 सीटें मैदान की होंगी, जिसमें हल्द्वानी भी शामिल होगा, और 25 सीटें आपकी पहाड़ में होंगी। तो मुख्यमंत्री कहाँ का बनेगा? जिस दिन मैदान के विधायक तय कर लेंगे कि हम में से ही कोई बन जाए, वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, तो वही बनेगा। फिर पहाड़ में तुम लड़ते रहो, 25 सीटों वाला क्या कर लेगा? उसमें भी अपने झगड़े, उसमें भी तमाम बातें। तो मेरा ये कहना है कि भूगोल के नाते ये राज्य बना, तो भूगोल के नाते ही हमारी विधानसभा सीटों का परिसीमन होना चाहिए। अगर नहीं होगा, जो अब होने जा रहा है, तो उसमें बाद फिर आप पार्वती राज्य मत कहना अपने आप को, ये फिर अलग ही टाइप का राज्य होगा। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक फिर राज्य आंदोलन की ओर ले जाता हूँ कि जैसा आपने कहा और काफ़ी हद तक सत्य भी है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की, राज्य की परिकल्पना सर्वप्रथम उत्तराखंड क्रांति दल ने दी जी। लेकिन क्योंकि आप शिक्षा के रूप में तो पीसी जोशी जी ने थी, लेकिन मेन लड़ाई यही हुई। लेकिन ये भी एक कटु सत्य है, क्योंकि आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन का जो प्रखर स्वरूप आया 1994 में,
वो आरक्षण आंदोलन में आरक्षण का जो है, जो ये मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके उपरांत उत्तराखंड आंदोलन हुआ कि प्रदेश के जो युवाओं को सबसे पहले लगा कि भाई अभी आरक्षण का, क्योंकि हमारे यहाँ रिजर्वेशन का जो कैंडिडेट्स थे उन सीमित संख्या में थे, तो ये लगा कि भाई हमारे अवसर सारे चले जाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। आज अगर आप प्रदेश को देखते हैं तो उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद जिन जिन क्षेत्रों में हमारे पहाड़ के लोग नौकरी कुछ कर भी रहे थे, मेरे ख्याल से वो 70% क्षेत्र जो है वो मैदानी क्षेत्र के बाहरी राज्यों से आए हुए लोगों ने कब्जा लिया। सही है। अच्छा, अब उत्तराखंड का जो वर्तमान परिदृश्य है, इस परिदृश्य में उत्तराखंड में 3 तरीके के लोग हैं। पहला लोग तो वो है जो कि उत्तराखंड का मूल निवासी, जिसे आप कह सकते हैं, जो पहाड़ में रहा है, जिसे मूल निवासी है। दूसरा वो है जो कि पिछले 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले व्यावसायिक दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारणों से यहाँ आया, जिसमें बनिया वर्ग भी शामिल है, अन्य समुदाय भी शामिल है, लेकिन वो उनका 200 साल 150 साल 300 साल 400 साल तक का भी इतिहास उत्तराखंड का है। तीसरा जो वर्ग है वो सबसे समृद्ध वर्ग है, जो पिछले 25 सालों में उत्तराखंड में आया है। वो मैक्सिमम नौकरशाही के साथ आया है। मैक्सिमम तो ऐसे हैं कि एक चीफ सेक्रेटरी बने, उन्होंने अपने बिहार से उपनल में भी लोग लगाए, वो अपने साथ ठेकेदार भी लाए, वो अपने साथ पत्रकार भी लाए, वो अपने साथ हर तरीके के लोगों को लाए, और वो आज उत्तराखंड में पूरी तरीके से हर क्षेत्र में काबिज है। तो आप इस परिदृश्य में कैसे देखना चाहेंगे इस परिदृश्य को? क्या उत्तराखंड का लोग जो है वो क्या ठगा नहीं गया इस राज्य बनने के बाद? ऐतिहासिक रूप से जी, जो आपने अपना विश्लेषण दिया उस हिसाब से मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूँगा। देहरादून तक का और कोटद्वार तक का इलाका गढ़वाल है जी, और पूरा उधम सिंह नगर पिथौरागढ़ से यहाँ तक का कुमाऊँ है। ये जब राज्य आंदोलन भी चल रहा था तो उस समय भी हमने हरिद्वार के बारे में केवल यही कहा था कि हरिद्वार इसलिए हमको दे दिया जाए शहर, क्योंकि यहाँ से ये देवभूमि शुरू होती है, गंगा क्षेत्र, देवभूमि का क्षेत्र शुरू होता है, गंगा हरि की पैड़ी है ये, हरि के वहाँ तक, तो वो थी मांग। लेकिन वो आप समझिए कि जिन भी कारणों से उसको शामिल किया गया, अब बहुत लोग बहुत खुश हैं और बहुत सी विसंगतियाँ भी आई हैं, उसको यहाँ पर कहने और नहीं कहने की बातें अलग हैं। बट जो आपका कहना है कि उत्तराखंड में तिवारी जी कहते थे कि ये गुलदस्ता है, कौमी गुलदस्ता। हाँ, और जहाँ पर बंगाली लोग भी हैं, ये हम नहीं तो ये भूमि ऐसी रही ना कि पाकिस्तान के बनते के समय यहाँ पर पंजाब सिख वहाँ के क्षेत्र के लोग यहाँ आ गए, तो वो लोग हमारे यहाँ के हो गए। बांग्लादेश बनते समय तो बंगाली यहाँ आ गए, तो हम लोगों ने तो सबको स्वीकार किया। हमारी तो अतिथि देवो भव की संस्कृति यही है। असली संस्कृति अगर कहीं दिखती है तो यही है कि हमने सबको स्वीकार किया और हमने अतिथि दिया, वो भी चलेगा। लेकिन अतिथि अगर स्वार्थिक वश आएगा, मजबूर तो मजबूरी वश आए थे, उनको तो हमने अतिथि भी मान लिया, लेकिन स्वार्थवश जो लोग आए हैं, लगातार आ ही रहे हैं, जिसमें हमारा पूरा पहाड़ आज बिक गया है, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि यहाँ पर भू कानून लगाओ, अब कोई अर्थ नहीं है उसका। और आज भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आज भी उसका उल्लंघन यहाँ के एक आदमी के नाम पर भूमि का वो करके खरीदने वाले बाहर के ही लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नाम हमारे एक दलाल का लग जाएगा हमारी बिरादरी के, लेकिन पैसे बाहर का यह है कि पूरे भूखंड बिक चुके हैं, और तराई की ज़मीनों का के साथ भी ऐसे ही सब कुछ हो रहा है, समझ रहे हैं। तो ये खतरे ज़्यादा हैं। हमको आदमियों के आने से खतरा नहीं है, हमको संस्कृति, गलत संस्कृति और गलत सामाजिक जो बातें आ रही हैं उससे ज़्यादा खतरा है। आदमी तो सब एक जैसे ही होते हैं, बिल्कुल, कोई गलत अपने को नहीं कहता, ना होते हैं। जो गलत प्रवृत्तियाँ यहाँ आ रही हैं या गलत विचार से प्रभावित हैं, जो आर्थिक शोषण करने के हिसाब से जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो गलत है, और वो इतनी तेज़ी से बढ़ा है। हम कह रहे हैं पूरा उत्तराखंड राज्य पलायन से ग्रस्त है,
और हमारे वहाँ के लोग तो ज़मीन बेच करके नीचे आकर के खुमचा लगा रहे हैं, और वो जो है उनकी ज़मीनों में रिजॉर्ट बना करके उन्हीं को चौकीदार रख रहे हैं। ये जो बातें हैं, तो आप, मैंने कहा ना कि जब आपका प्रतिनिधित्व राजनीतिक नहीं होगा और जब आप पहाड़ में ही नहीं रहोगे तो फिर किस संस्कृति और किस देवभूमि की आप बात करोगे। कोई भी हिमालय हो या हिमालय की बात हम जब करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि हिमालय की एक सांस्कृतिक विरासत है जो वहाँ के लोग, रहने वाले लोगों से बनती है। जब आप वहाँ रहेंगे नहीं तो फिर तो भूगोल जिसमें कुछ कोई आदमी नहीं है तो उस भूगोल का कोई अर्थ नहीं है। फिर तुम हिमालय कहते रहना, अपने आप को देवभूमि कहते रहना, वहाँ रहेगा तो कोई नहीं। बिल्कुल। तो फिर ये स्थिति आज हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, और इसको भी हमने बहुत ही खुले हाथ से समर्पण किया है इसके सामने कि जिस तरीके से। और दूसरी बात यह है कि जो आप ही ने कहा ब्यूरोक्रेसी, अब वही ब्यूरोक्रेसी जो लखनऊ में बैठती थी वो यहाँ आ गई। बिल्कुल। वही कर्मचारी जो यहाँ वहाँ पर क्लास 3 में थे, यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी बन गए प्रमोशन पा करके। बिल्कुल। संस्कृति तो चोर की रही, चाहे वो जोशी, अतुल जोशी क्यों ना हो। मतलब मैं वहाँ पर चोरी कर रहा था, मैं यहाँ की बड़ा चोर बन गया हूँ। बिल्कुल। तो हमने तो हर तरीके से अपने आप को गिरवी रखा है, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बाहर से दिखावा बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ सड़कें ठीक बन गई, स्कूल खाली हो गए, स्कूल पूरे खाली हैं। अब आप क्लस्टर बनाने जा रहे हैं छोटे छोटे, वो क्यों बनाने जा रहे हैं भाई? इतने तो आपके तो स्कूल ऐसे होने चाहिए थे जहाँ पर लोग प्राइवेट छोड़ करके आते। बिल्कुल। क्योंकि पैसा देना पड़ रहा है आपके लोगों को। आपने तो आज ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो पहाड़ में रहेगा उसकी शिक्षा तो फ्री होगी, सारी चीज़ें और भी फ्री होंगी। बिल्कुल। जब तक आप पहाड़ में जीवन नहीं बचाएंगे और जीविका नहीं होगी तब तक इस उत्तराखंड का भी कोई अर्थ नहीं है और हिमालय का भी कोई अर्थ नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने 80 और 5 MP वाली बात बताई। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि पूरे भारत के भूगोल में 16.2% हिस्सा हिमालय का है। पूरे भारत के भूगोल का 16.2% हिस्सा हिमालय का है। पूरे भारत की जनसंख्या में 3.75% पॉपुलेशन हिमालय में है। तो कितनी बड़ी विषमता है। 16% में 3-4% लोग रह रहे हैं। अगर आप और वो लगातार खाली हो रहे हैं और भी। और आपको ये भी जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 543 लोकसभा सीटों वाली संसद में केवल 36 MP हैं वर्तमान में हिमालय क्षेत्रों के। तो भी उनकी पूछेगा कौन? तो यही हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं और सब जगह जहाँ भी आप और हिमालयी राज्यों में देखेंगे वहाँ पे भी वही विरोधाभास है जो यहाँ है। वहाँ की मैदानी और अच्छे क्षेत्रों में लोगों का पलायन हो रहा है और पहाड़ खाली हो रहे हैं। चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे वो हिमाचल की बात हो, चाहे लद्दाख की बात हो, चाहे कश्मीर की बात हो। ये है, जब तक हिमालय को आप अपने सिर का मुकुट कह के नहीं चलेगा, उसको मानना पड़ेगा। जहाँ से गंगा चलती है, जहाँ से चलने वाली गंगा सागर बनाती है, उस हिमालय का सम्मान इस बात पे नहीं कि आप वहाँ से एवरेस्ट में वहाँ पर आके घूम के आ जाओ। जब तक लोग खाना खिलाने वाले वहाँ नहीं मिलेंगे तो उस जगह पर अलास्का के पर्वतों में तो नहीं जाते उतने लोग। बिल्कुल। यहाँ इसलिए आते हैं कि यहाँ के लोग भी हिमालय के जैसे पवित्र है, लेकिन आपने वो पवित्रता भी ख़त्म की और लोगों को भी ख़त्म हो रहे हैं। ये कष्ट मेरा। हाँ, गांव के गांव भूतिया गांव हो गए। भूतिया गांव हो गए। बिल्कुल। तो वो भूतिया गांव के मतलब देवता भी आ गए मैदान में भाई। आपके गांव के एक जंगल होता था, उस गांव में पानी नौला होता था, उस गांव में उसका देवता होता था, वो सब नीचे। तो फिर क्या बचेगा? फिर किस बात का उत्तराखंड कह रहे हो और किस बात के राज्य की बात कर रहे हो? कर लो हरिद्वार से लेकर के देहरादून से लेकर के उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों का विकास, और कहो कि उत्तराखंड राज्य सबसे दिखाएंगे कोई और, भूखे मरेंगे हम। ये है कष्ट। इस परिदृश्य को जो है खतरनाक लगता है मुझे भविष्य, क्योंकि आप इन चीज़ों से मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। आने वाला समय कब तक नहीं, क्योंकि कोई चीज़ बदले नहीं बदले। लेकिन आपने भी अपने जीवन में देख लिया, हमने तो देखी और भी देख लिया कि जिस समय हमने कंप्यूटर
2000 में पहली बार देखा। आज एक बच्चा जो है हाथ में पैदा वो रोना बंदी तब कर रहा है जब हाथ में मोबाइल उसको दो खिलौने के रूप में, वो भी कंप्यूटर ही है। बिल्कुल। तो वो पीढ़ी का अंतर है, हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन इन 25 सालों में ये हो गया। बिल्कुल हो गया। समाज हमेशा परिवर्तनशील रहता है। बिल्कुल। अब ये है कि कहीं पर दिखाई देता है, कहीं धीरे धीरे होता है। ये पलायन भी कोई आज का नहीं है, ये प्रवृत्ति है। वो हमेशा होता रहा है और होता ही रहेगा। आदमी सुविधा की ओर को जाने की उसकी प्रवृत्ति रही है, और उसके कारण कुछ भी हो, ये मजबूरी वाली छोड़ दो, ये जिसमें भी फ्यूजी होकर के आते हैं, बाढ़ होती है, आपदा होती है, एक सामान्य प्रवृत्ति की तरह भी पलायन होता ही रहता है। अब वो किस दिशा का पलायन है, अच्छे के लिए पलायन है कि बुरे के पलायन है, और बड़ी चीज़ की कीमत तो हम नहीं चुका रहे हैं, उस बात को भी हमको इसमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। हर कोई अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरे को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल जाएं, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन के साधन मिल जाएं। तो स्विट्ज़रलैंड भी तो हमारे जैसा पहाड़ी इलाका है, न्यूजीलैंड भी तो हमारे जैसा पहाड़ी इलाका है। वहाँ पर क्यों गाँव में पहाड़ों में लोग रहते हैं और यहाँ के पहाड़ क्यों खाली हो रहे हैं? ये जब आप राज्य की परिकल्पना कर रहे थे तो कोई मॉडल आपके सामने होना चाहिए था, वो तो आपने किया नहीं। आपने तो नीचे पंतनगर विश्वविद्यालय की सारी एग्रीकल्चर ज़मीन इंडस्ट्री को दे दी, जिसमें आपने सारे ऑफिसर के लोग, अधिकारी वर्ग और मैनेजमेंट बाहर से आ गया, आपने उनको खाली नाम हम लोगों को दिन दिहाड़ी का मजदूर बना दिया। तो ऐसा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो पैकेजिंग इंडस्ट्री के रूप में काम कर रहा है, वो क्या मतलब है? सब्सिडी लेने के लिए कहीं बंद होकर चले भी गए हैं अपना फायदा कमा के। तो ये दुनिया जानती है इस बात को, कोई मैं अलग से नहीं कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये तो सर्वविदित तथ्य। तो क्या होना चाहिए? ये तो पहली बात तो यही है कि यही मंथन होना चाहिए। ये जो अभी आपके साथ हो रहा है वो मंथन ही इन चीज़ों का रास्ता निकालेगा। और जब तक प्रबुद्ध वर्ग, जब तक वो वर्ग, वो बेरोज़गार जिसने सपना देखा था कि मैं यहाँ पर मेरा राज्य होगा तो मैं इस राज्य में आईटी के सेक्टर में, पर्यटन के क्षेत्र में, जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, अब पूरे पहाड़ों में बंदरों का आतंक, पूरे जानवरों का आतंक, पानी की व्यवस्था अभी भी वैसी नहीं, सड़कों की स्थिति आप जान ही रहे हैं। हिमालय अपने आप में भी एक नवोदित, मतलब रोज़ी बढ़ने वाला हिमालय है ना, सबसे संवेदनशील है, नया हिमालय है ये। तो यहाँ टूट फूट होती रहती है, उनको हम नहीं झेलना है। तो ये सब चीज़ों में हमारे जो बाहर भी चले गए थे, उन्होंने भी सपना देखा था कि हम यहाँ आकर के अपने आप आएंगे, यहाँ के लिए कुछ करेंगे। सब निराश हैं। तो कहने की बात है कि फलाना सबमिट हो गया, वो आ गया, इतना पैसा आ गया, ये आ गया, वो हिसाब लगाओगे तो कुछ नहीं आ गया। ये सारी बात है। तो चिंतन मंथन करना पड़ेगा प्रबुद्ध वर्ग को, जिसने उस समय की गलती बता देता हूँ आपको। ये राज्य आंदोलन छीना झपटी में मिल गया, परिपक्वता नहीं थी, क्योंकि कष्ट था लोगों को। कष्ट ये था कि लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी, लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, लोगों के लिए रोज़गार नहीं था। तो उन्होंने हर समस्या का समाधान तात्कालिक रूप से उत्तराखंड राज्य में देख लिया। और कुछ ही महीनों और में ही तो पीक पर आया ये आंदोलन। बिल्कुल बिल्कुल। तो उतने में महिला ने अपनी पानी की 8-8 किलोमीटर से पानी लाने वाली महिला ने पानी के बोझ से मुक्ति, जो लकड़ी खाना बनाने के लाने वाली महिला ने उससे उन्हें लगा कि राज्य मेरा तो सब खत्म हुआ, समाधान है, हर चीज़ का समाधान है। तो नेतृत्व परिपक्व नहीं हो पाया। आप अगर देखें तो उत्तराखंड में जितने भी आंदोलन हुए, आप चिपको आंदोलन लो जी, तो उसके बाद जंगलों का कटान और ज्यादा तेज हुआ। हाँ, आप शराब विरोधी आंदोलन लो और पी गई, तो उसके बाद शराब की खपत उसी हिसाब से बढ़ी। हाँ, अगर आप बहुगुणा जी को देखें तो बहुगुणा जी को जब प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कार दिया गया तो उन्होंने कई महीनों तक लिया नहीं, उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। तो अंत में प्रधानमंत्री ने स्वयं उनसे वादा किया कि भाई नहीं, इसे हम ठीक करेंगे, आप लो। तो उन्होंने ग्रहण तो किया, लेकिन परिस्थितियां कहीं नहीं बदली। बिल्कुल वैसा ही उत्तराखंड के साथ हुआ। तो वही है ना, एक इमेच्योर्ड मूवमेंट के बाद ही हमको राज्य दे दिया। कुछ अगर कि हम दूसरी तरीके से आगे बढ़ते, थोड़ा परिपक्व होते, कुछ विचार होता कि कैसा राज्य बनेगा,
कैसे हमारी प्लानिंग होगी, कैसे कहाँ राजधानी होगी। आता राजधानी नहीं है। अरे इसमें आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था, मैं सिर्फ 94 की बात कर जी, रहा हूँ, जी, जी। तो उस 94 के बाद 2000 में राज्य बना, तो जो राज्य आंदोलन के बाद राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का जो एक दौर चला कि भाई ये जेल गया इसको 25,000 रुपये पेंशन, ये ऐसा हुआ इसको सरकारी नौकरी, इसको 3,000 रुपये, इसको 5,000 रुपये, इसको 7,000 रुपये, इसके परिवार, मतलब जो अलग अलग कैटेगरी, आपने 25 कैटेगरी राज्य आंदोलनकारियों की बना दी और कुछ विशेष लोगों को आपने चिन्हित करके राज्य, तो इसने इस मूवमेंट को नहीं तोड़ा? आपको लगता नहीं है कि जो उस मूवमेंट में सार्वभौमिक भागीदारी थी, वही राज्य की एक अगर भूमिका को बनाने के लिए वो तैयारी जो थी, उस तैयारी को आपने तोड़ दिया, और शायद वो भी एक उत्तराखंड क्रांति दल के हास का एक कारण रहा हो? नहीं, तो उसमें तो जो तोड़ने के पीछे आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के टूटने का कारण नहीं हो सकता ना। वो तो कांग्रेस के लोगों को भी राज्य आंदोलनकारी बनने का मौका मिला, बीजेपी को भी मिला, जो लड़ने वाले कारण अलग है सर। राज्य बीजेपी उत्तराखंड क्रांति दल के टूटने के कारण में तो उसके जन्म का ही कारण महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वो कोई एक उस विचारधारा से परिपक्व नहीं था जो होनी चाहिए थी। नहीं तो नेतृत्व इतना बड़ा आंदोलन लड़ा गया। हम आज भी इस बात को नहीं कह रहे हैं कि कोई बता तो दे, मैंने दी थी ये कॉल तो 2 अक्टूबर को दिल्ली चलो की, कोई कॉल, तो फिर कोई कॉल ऐसा उसके तोड़ने का कोई अंदर ही नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है, नहीं है भी नहीं कहा भी नहीं, कोई किसी पता नहीं कहाँ से आई ये बात। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो तो उसकी सांगठनिक कमजोरी थी, जिसको जनता उसके पीछे थी। आप भी तो देख रहे हैं, आज भी तो कई जगह आंदोलन चल रहे हैं, जीत जा रहे हैं, इलेक्शन नहीं जीत रहे। संगठन जिसके पास मजबूत है, वो जिसके पास आर्थिक संसाधन है, जिस दल के पास, वो जीतेगा। वही हो भी रहा है। और जिनके पास विचार कितने भी मजबूत हों, लेकिन और सब कुछ सही हो। हाँ, बड़े खुले उदाहरण पीसी तिवारी, अल्मोड़ा है, और भी हैं, तमाम बहुत लोग हैं। उत्तराखंड क्रांति दल खुद ही है, उत्तराखंड क्रांति दल है भाई। उसने तो ईमानदार लड़ाई लड़ी। उसके लोगों ने तो वास्तव में उत्तराखंड के बारे में खिचड़ी खा के काम करने वाली किया ना। तो सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं, शमशेर सिंह बिष्ट जी अब नहीं रहे, बहुत लोग हैं, हम भी थे उन दिनों आंदोलनों में। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके पीछे तो वो व्यवस्था जिम्मेदार होती है, जो कि आज हम देख ही रहे हैं। उसमें ज़्यादा बोलने की बात नहीं है कि आप सशक्त नहीं है सांगठनिक रूप से, आर्थिक रूप से संसाधन नहीं है आपके पास, तो आप कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे। वो आप और मैं क्या कल को चुनाव लड़ के जीत सकते? सवाल ही नहीं। तो जब चुनाव नहीं जीत सकते तो हमारी बात सुनेगा कौन? बिल्कुल ठीक। तो इनके पास तो मैं यूकेडी की बात कर रहा हूँ कि इनके अपने वर्कर्स को खाना खिलाने के लिए पैसा नहीं है। और वहाँ जो है एक दूसरी पार्टियों में भीड़ में आने के लिए 500 रुपये और खाना दिया जाता है। ऐसा ये सब चीज़ें हैं, तो कैसे आपके साथ कोई आदमी जाएगा? तो ये तो बहुत सामान्य बात है। तो ये वैचारिक कमी पर्वतीय जनमानस की है या राजनीतिक दलों की है? मैं बताता हूँ इसके पीछे क्या है कि एक तो अच्छा है ये कि भारत उत्तराखंड के लोग पूर्व से ही देश की मुख्य धारा के साथ जुड़े रहे। उसमें हमारे गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्य भूमिका रही, जिसमें हमारे यहाँ पंडित गोविंद बल्लभ पंत जब इस क्षेत्र से निकल करके देश के गृह मंत्री हो सकते हैं। राजेंद्र तिवारी जी देश के वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री, कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री छोटे से क्षेत्र के हो सकते हैं। एच.एन. बहुगुणा कहाँ पहुँच जाते हैं। तमाम लोग हैं, जब कितने जनरल हैं, कितने ब्रिगेडियर्स हैं, ये तो भीड़ पड़ी है। तो हमारे लोगों में कभी ये वाला भाव नहीं था कि हमारे साथ हम देश के, हम यही भाव था कि हम देश की मुख्य धारा के साथ हैं। तो जो क्षेत्रीयता का भाव है वो कम रहा, वो कम प्रभावी है, वो वाला प्रभावी नहीं है जो अलगाववाद नहीं है। अलगाव तो अलग चीज़ है, क्षेत्रवाद भी नहीं। क्षेत्रवाद भी नहीं, अलगाववाद को तो बिल्कुल ही अलग चीज़ होगी। क्षेत्रीयता की भावना के ऊपर हमारी जो राष्ट्रीय मुख्य धारा है वो हावी हो जाती है, क्योंकि सैनिक बाहुल क्षेत्र है ये, जिन्होंने पूरे देश में अपनी सैनिक रिटायर होकर के हाथ हैं, तो वो उनमें क्षेत्रीयता की भावना उस तरीके से नहीं है। घर जरूर आए हैं, लेकिन उनने इस बात को
लेकिन इस देश का फेडरल सिस्टम, मुझे नहीं लगता कि ये देश जो है केंद्रीय उस व्यवस्था के सहित कभी भी जा पाएगा। आपको क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर निर्भर रहना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी क्यों ना हो। ये आप सुनिए, तो जब क्षेत्रीय पार्टी के ऊपर रहना पड़ेगा तो फिर अगर हमारे 5 MP होते एक यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी के, तो फिर वो व्हिप का प्रयोग केंद्रीय पार्टी के कहने पर नहीं करते, वो उत्तराखंड की जनता के हित पे करते। तो क्षेत्रीय पार्टी की बहुत प्रासंगिकता है और रहेगी, और अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हम देर करते जाएंगे अपने मुख्य मुद्दों को सुलझाने में। ये मेरा मुख्य कहना है, यद्यपि मैं किसी पार्टी से। अच्छा, एक छोटी सी बात आपकी और लेता हूँ। आपने अभी जैसे हमारी वार्ता हुई थी, आपने अभी एक बात कही कि पहाड़ से एक नया पलायन इन 25 सालों में हुआ है, कि पहाड़, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से उत्तराखंड के ही मैदानी क्षेत्र में लोग आ रहे हैं। जी, ठीक। और आपने भी कहा कि जो नया परिसीमन होगा उसमें मैदानी क्षेत्रों में 45 सीटें हो जाएंगी और पर्वतीय क्षेत्रों में 25 सीटें हो जाएंगी। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ इस बात से। ठीक। अभी जो विधानसभा का रजत जयंती वर्ष में जिसमें राष्ट्रपति आई थी, विशेष सत्र हुआ था, उसमें 2-3 चीज़ें आई थी। एक तो भाजपा के प्रवक्ता भी हैं और मौजूदा विधायक हैं चमोली जी, उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया था मूल निवास का। उसी से जुड़े सवाल उठाए थे मुन्ना सिंह चौहान जी ने, आपको शायद याद हो। और उसी में कांग्रेस के जो नेता, उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने 15% कमीशन का सवाल उठाया था। उसी के साथ बसपा के विधायक शहजाद ने एक अलग तरीके से उत्तराखंड के ही सवाल को उठाया था कि पहाड़ का विधायक देहरादून में मकान बना रहा है। तो क्या मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ का आदमी हरिद्वार भी आया, आज लक्सर में, रुड़की में, नारसन में पहाड़ी वोटर बढ़ रहा है और विधायक भी आ रहा है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि कल के दिन वो विधायक अपना जनसंपर्क बढ़ा के, क्योंकि नमस्ते वाला भी आपने चीज कहा कि ये भी एक व्यक्तिगत जरूरी हो गया, उसकी नमस्ते बनी हुई है। जिन बिंदुओं को, जिन प्रश्नों को लेके उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की बात, वो जहाँ की तहाँ लगभग वहीं खड़ी है। तो और उनके संसाधनों पर जिस तरीके से बाह्य लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और उन पर नियंत्रित किया जा रहा है, वो और ख़तरनाक है। इन दोनों बिंदुओं को लेकर के आने वाले समय में लोग जागेंगे, चेतना आएगी उनमें, और वो संघर्ष करेंगे और अपने हक के लिए, जिन इतनी माताओं बहनों के साथ उतना दुर्व्यवहार हुआ, इतनी 42-43 शहादतें हो गई इतने छोटे राज्य में, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये तो होना ही होना है। बढ़िया, आपका जो विचार है वो मैं चाहूँगा कि बहुत जल्दी क्रियान्वित भी हो। कुछ लोग ऐसे नए आगे आएँ जो उत्तराखंड राज्य को कि इस नई लड़ाई को नए तरीके से, नए संसाधनों से लड़ें जी। और जो राज्य परिकल्पना आपकी उम्र के लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने उस समय की थी, वो एक बार पुनः सामने आए और एक नया उत्तराखंड राज्य सामने प्रस्तुत हो, जो कि राज्य आंदोलनकारियों के सपने का उत्तराखंड। हाँ, राज्य आंदोलन यहाँ के जनमत का हो, जो यहाँ के मूल समस्याएं हैं, जिनकी वजह से ये राज्य बना, उनको संबोधित करता हो, उनके लिए सोचता हो, काम करने की इच्छा हो, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और समाज परिवर्तनशील रहा है, जो आज है वो पहले नहीं था, जो आज कल को वो होगा जो आज नहीं है। बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड राज्य समृद्ध होगा, देश के नक्शे पर उसकी एक विशेष पहचान होगी, और यहाँ के लोगों का जो ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हमारा सम्मान पूरे देश के लेवल पे है, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। वो तभी होगा जब हम लोग अपनी छोटी छोटी इन बातों को व्यापक इंटरेस्ट में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। अरे